वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वन सेकंड। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मोल की कहानी को कहां तक पहुंचा दिया था। मोल का कहानी आ गया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालना है मेरे को तो ये आएगा मोल्स ऑफ गैस इनटू क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा। यह हमने पिछले क्लास में देखा था। तो मेरे स्टूडेंट्स, जहां पर भी वॉल्यूम आता है, ध्यान से समझिए, जहां पर भी वॉल्यूम आता है मेरे स्टूडेंट, वहां पर मोल का जरूर खेल होता है। यानी वहां जहां पर वॉल्यूम आएगा वहां डेंसिटी का जरूर खेल होगा। यानी डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है मेरे स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे स्टूडेंट, जब जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना होगा, क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो हमेशा डेंसिटी दिया रहेगा। यानी मेरे स्टूडेंट, अगर डेंसिटी ऑफ गैस दिया हुआ, ध्यान से देखिए, अगर डेंसिटी किसका दिया हुआ है, गैस का डेंसिटी दिया है, तो इज इक्वल टू क्या होगा मेरे स्टूडेंट, इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ गैस अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मतलब अगर कहीं पर क्वेश्चन में मान लीजिए मेरे को सपोज करना है डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, तो कहीं क्वेश्चन में ऐसा रहे, एक क्वेश्चन में ऐसा रहे जैसे मान लीजिए आपको वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं दिया है, तो याद रखिएगा जब जब मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना होगा तो वहां पर डेंसिटी अगर क्वेश्चन में दिया है, आप एक बात को ध्यान रख लीजिए कि क्वेश्चन में जब जब डेंसिटी दिया रहेगा दैट मीन्स आपको वहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना ही होगा। और मेरे स्टूडेंट याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह है कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होगा, डेंसिटी ऑफ H2O जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा 1 ग्राम पर ml होगा। कितना होगा, 1 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाएगा तो हमें यही मानना है, क्वेश्चन में दिया, बहुत क्लियर क्वेश्चंस में दिया जाता है, अच्छा क्वेश्चंस में जो होता है वो वाटर का डेंसिटी नहीं देता है। तो मेरे स्टूडेंट, हम इस पे एक न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं तो आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सर किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, है द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, the density of a liquid is 1.2 gram per ml, is 1.2 gram per ml. there are 35 drops, there are 35 drops in 2 ml, there are 35 drops in 2 ml. The number of molecules in one drop are, बताना है कि डेंसिटी किसी भी लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, देयर आर द 35 ड्रॉप्स। देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, देयर आर द 35 ड्रॉप्स इन 2 ml, यानी 2 ml में कितना ड्रॉप्स है, 35 ड्रॉप्स है। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो बोल रहा है कि बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ड्रॉप, एक ड्रॉप में कितना मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट, जब इस टाइप का सवाल आ जाता है, जब भी वो मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला जो होता है वो सबसे पहले हम समझते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इंटू Na। क्या होता है, मोल इंटू Na। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो सबसे पहले मोल फाइंड करना होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना होगा, मोल फाइंड करना होगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, मोल का फाइंड कैसे करेंगे, तो अब हम समझते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी दिया हुआ है, ओके सर, बोल रहा है 35 ड्रॉप्स 2 ml में है, यानी 35 ड्रॉप्स जो है, अगर 35 ड्रॉप्स है वो कितने ml में है, 2 ml में है। तो बताइए मेरे स्टूडेंट, वो पूछ रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप पे कितना होगा, एक ड्रॉप में कितना होगा, 1 ड्रॉप में। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर 35 ड्रॉप है 2 ml में, ठीक है, 35 ड्रॉप है 2 ml में, तो एक 35 ड्रॉप है 2 ml में, तो बताइए एक ड्रॉप कितने ml में होगा। सर एक ड्रॉप जो होगा
उसका जो ml होगा वो कितना आ गया, एक ड्रॉप में आ जाएगा 2/35 ml। अरे हाँ या ना, यूनिटरी मेथड लगाए कि देखिए 35 ड्रॉप्स 2 ml का था, तो एक ड्रॉप कितना हो जाएगा 2/35 ml। ये हमने क्या मिल गया, एक ड्रॉप का वॉल्यूम मिल गया। अगर हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है इन वन ड्रॉप में, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम मिल चुका है। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ चुका है। अगर मेरे को मोल निकालना है, हमने पहले समझा कि मोल निकालना है। क्यों मोल निकालना है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल इंटू Na कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे पास वॉल्यूम आ गया है, अब मेरे को डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो हम मोल फाइंड कर सकते हैं क्या, यस सर, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हमने सीखा है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें डेंसिटी का पता है कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम पर ml, कितना दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml, और यहां पर से हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू है 2.35 यानी 2/35 ml। यहां से हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्टूडेंट, तो मास जो निकल कर आएगा वो आएगा 1.2 इंटू 2/35। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, यहां से जो भी मास आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से जो भी मास निकल कर आएगा इस मास को यहां पर पुट करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स क्या करना है, मोल का वैल्यू क्या होता है, मोल का वैल्यू होता है गिवन मास, दैट इज गिवन मास कितना हो गया, ये हो गया, कितना लिखेंगे, यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन मास ऑफ वन ड्रॉप आ गया, ये क्या आया, मास ऑफ वन ड्रॉप, और ये वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। ये दोनों रिजल्ट को हम साइड में लिख लेते हैं। मास कितना आ गया, एक ड्रॉप का मास आ गया 2.4 डिवाइडेड बाई 35, ये आ गया एक ड्रॉप का मास, और वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया एक ड्रॉप का कितना आ गया 2/35 ml। तो मेरे स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने साइड में लिख लिया। फिर से देखिए 35 ड्रॉप्स 2 ml में था, तो एक ड्रॉप का ml निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूल्स, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है एक ड्रॉप में कितना होगा। तो एक ड्रॉप में यानी हमें एक ड्रॉप में सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दूसरी बार मास निकालेंगे। मास कैसे निकाला, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन था, वॉल्यूम हमने निकाला, तो मास ऑफ वन ड्रॉप आ गया 2.4/35। नाउ स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, एक जो दिया हुआ है, एक और इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास जो दे दिया वो दे दिया है 70। कितना दे दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दे दिया है उसका 70 दे दिया है। तो मेरे स्टूडेंट्स हमने मोल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, गिवन मास अपॉन में क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या करेंगे Na। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो गिवन मास कितना हो गया, गिवन मास का वैल्यू जो है वो दे दिया यहाँ पर, गिवन मास का वैल्यू कितना आ गया है, गिवन मास का वैल्यू आ गया 2.4 अपॉन 35 अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखेंगे दैट इज 70 इनटू क्या कर देंगे मेरे स्टूडेंट्स, इनटू कर देंगे Na। तो यहां से जो है वो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ जाएगा। यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, डिवाइड करिएगा। फिर से देखिए गिवन मास कितना था 2.4/35 और मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, दैट इज क्वेश्चन में गिवन था 70 इनटू हमने Na क्यों किया, क्योंकि Na इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, मोल बोलता तो इतना ही काम करते, मोल में अगर हम Na का मल्टीप्लाई कर दे तो ये मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। नोट करिएगा स्टूडेंट यहाँ तक। तो हमारा टॉपिक में क्या समझा हमने, एटॉमिक वेट। देखिए एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एटम है, उस एटम का क्या वेट होगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, यानी मास ऑफ, यानी हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट का मतलब क्या, मास ऑफ वन एटम। एक किसी भी एटम का, किसी भी एक एटम को ले लीजिए, रैंडम कोई भी एटम ले लीजिए, उसका जो वेट होगा दैट इज कॉल्ड मास ऑफ वन एटम। और मास ऑफ वन एटम किस में होगा मेरे स्टूडेंट, एक एटम का मास जो होगा वो ग्राम में होना चाहिए, मतलब किसी भी एटम, एक एटम का मास जो ग्राम में होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास समझना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन को समझना होगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन को समझना होगा।
तो मेरे स्टूडेंट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इन्हें हमें आइडिया होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। प्रोटॉन का जो मास होगा और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये दोनों ही सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, -27 kg, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब मेरे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा, अगर मान लो हम लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में अगर हमें लिख रहे हैं, जैसे एक हाइड्रोजन आइटम ले लिया, तो देखिए हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हो गया हाइड्रोजन 1H1। तो मेरे स्टूडेंट्स नीचे लिखा जाने वाला जो नंबर होता है ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हमने पास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि ये क्या होता है, नीचे लिखा जाने वाला हमेशा प्रोटॉन होगा और ऊपर लिखा जाने वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर। वो मास नंबर किसके बराबर होता है, P+N। तो मेरा स्टूडेंट P+N का जो वैल्यू है वो 1 है और हम जान रहे हैं नीचे में लिखा जाने वाला दैट इज P, यानी P का वैल्यू 1 है तो P+N इज इक्वल टू 1, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यानी मेरे स्टूडेंट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है, यानी देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में जो होगा वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, हाइड्रोजन में जो होगा वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर दैट इज नीचे लिखा जाने वाला चीज एटॉमिक नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऊपर लिखा जाने वाला चीज दैट इज मास नंबर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होगा। तो हमने देखा कि इसमें क्या है, न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे से पूछा जाएगा कि कैलकुलेट दी, क्या पूछा गया सवाल में, कैलकुलेट दी मास ऑफ, देखिए कैलकुलेट दी हमसे पूछा एक सवाल हम लेते हैं, लिखते क्या है, कैलकुलेट दी मास ऑफ, कैलकुलेट दी मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एटम का क्या मास होगा ये कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो मेरे स्टूडेंट्स जब भी हम किसी का मास कैलकुलेट करते हैं, यानी हम कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे टोटल, हम क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ एक एटम। एक हाइड्रोजन एटम का जब मास कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसका मास नंबर कितना है, दैट इज इसका मास नंबर A इंटू A। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A से, ठीक है। और इंटू क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखेंगे मेरे स्टूडेंट। क्यों ग्राम लिख रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक वेट का मतलब होता है किसी भी एक एटम का मास वो भी ग्राम में होना चाहिए। यानी मास नंबर कितना है हाइड्रोजन एटम का 1 इंटू क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24। तो यहां से जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यानी किसी भी एक एटम का मास अगर निकालना है, किसी भी एक एटम का मास निकालना है तो उसके मास नंबर यानी A इंटू क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है मेरे स्टूडेंट। यानी अगर मेरे को मान लीजिए सपोज करिए कि एक राम लड़का है, एक राम कोई एलिमेंट है और राम का हमें मास निकालना है। राम क्या है, एक एलिमेंट है, इसका मास निकालना है। तो इसका मास निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी इसका मास नंबर होगा उसका, मान लीजिए इसका मास नंबर 2 आता है, तो इसके मास नंबर से हम क्या कर देंगे, इसके मास नंबर में 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मास निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एटॉमिक वेट। जैसे एक और सवाल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है कैलकुलेट दी मास ऑफ, कैलकुलेट दी एटॉमिक वेट ऑफ 6 से 12 कार्बन। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम, एक ही एटम लेना है कार्बन 12 का। तो मेरे स्टूडेंट्स जब भी एटॉमिक वेट, यानी एक, देखिए अगर एटॉमिक वेट नहीं लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर ना एटॉमिक वेट नहीं लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम,
जब भी अगर आपको एक एटम का मास बोले या फिर हम स्लैश देकर लिख सकते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या एक एटम का मास दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मास निकालना है तो एटॉमिक वेट निकालना है, तो यानी मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक एटम का मास निकाल रहे हैं उसी को क्या बोल रहा है, एटॉमिक वेट। तो क्वेश्चन में या तो एटॉमिक वेट लिख के आ सकता है या लिख के आ सकता है मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, तो इसमें कितना मास नंबर है, दैट इज मास नंबर इसमें कितना है मेरे स्टूडेंट, दैट इज इसमें जो मास नंबर है वो है 12। तो हम क्या लिखेंगे, मास नंबर 12 इंटू क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, यहां से जो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, मतलब यहां से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यानी जब भी किसी एटम का, एक एटम का मास निकालना है तो उसके मास नंबर इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट। देखिए हमने समझा एटॉमिक वेट, अब समझ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट। देखिए मेरे स्टूडेंट, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीजों को किसी चीज के साथ रिलेट कर रहा, यानी हम इसको किसी के साथ रिलेट करेंगे। तो रिलेट कर रहे हैं तो समझिएगा इसका जो डेफिनेशन होता है वो हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। एटॉमिक वेट, देखिए हमने निकाला एटॉमिक वेट यानी एटम का वेट। एक एटम का जो वेट होगा, हम समझा देते हैं आपको, एक एटम का जो वेट होगा वो कार्बन के 1/12 वाले मास से कितना ज्यादा होगा। जैसे हम लिखे पहले तो समझते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, atomic weight of an element can be defined as the number which indicates how many times the mass of one atom, of the element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12, that is also called 1 AMU। देखिए मेरे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए रिलेटिव एटॉमिक वेट का मतलब क्या है, रिलेटिव शब्द का मतलब है रिलेट करना, चीजों को हम रिलेट कर रहे हैं, किसके साथ किस पर रिलेशन कर रहे हैं। देखिएगा रिलेटिव एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, कैन बी डिफाइंड एज, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, कैन बी डिफाइंड एज विच इंडिकेट्स, मतलब क्या बताता है, ये बता रहा है, विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने मल्टीपल टाइम्स में द मास ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया, ये इसका मास अगर मान लीजिए ये एक्स एलिमेंट है, और एक हमने एक एलिमेंट लिया दैट इज कार्बन 12 वाला, इसका कितना लिया, कार्बन 12 वाला लिया, ठीक है। तो कार्बन 12 वाला लिया तो इसके कंपैरिजन में ये जो एलिमेंट है एक्स एलिमेंट, इसका क्या मास होगा, इसके कंपैरिजन में इसका क्या मास होगा। अगर ये वाला जो C12 है इसका 1/12 करे, यानी 1/12 का मतलब क्या है,
कार्बन 12 का मास कितना है 12, यानी 1/12 से 12 को करें तो कितना आएगा 1 AMU। अगर मान लेते हैं ये ऊपर वाला एलिमेंट जो है ये है 10 AMU का, कितने का है 10 AMU का, तो बताइए इसके कंपैरिजन में इसका क्या वेट है। सर इसके कंपैरिजन में ये 1 AMU था और इसका 10 AMU है, यानी इसके कंपैरिजन में ये 10 टाइम्स है, तो यानी इस एक्स एलिमेंट का RAM क्या आ गया, RAM आ गया 10। यानी फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला लिखिएगा मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ इनटू मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला जो मास लिखा वो भी AMU में और नीचे वाला मास भी AMU में। यानी मेरे स्टूडेंट ये लिखा हमने AMU, अपॉन में लिखा AMU, दोनों ही AMU जो है वो कट गया, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होगा। यानी जब जब एटम दिखेगा और उसके पास कोई यूनिट नहीं है, यानी वो क्या होगा मेरे दोस्त, वो होगा रिलेटिव एटॉमिक वेट। यानी रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या कह रहा है, रिलेटिव एटॉमिक वेट कह रहा है कि देखिए कार्बन 12 वाले जो भी था एलिमेंट, कार्बन 12 वाला एलिमेंट, उसका जब 1/12 करे उसके कंपैरिजन में आपका जो एलिमेंट है दैट इज वो एलिमेंट का क्या वेट होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक वेट। रिलेटिव शब्द का मतलब है कंपैरिजन, और इसका मतलब है कि हमको एक एलिमेंट लेते हैं उसका क्या वेट होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन 12 वाले का जब 1/12 कर दे, दैट इज यही इसका पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी ऊपर वाला AMU नीचे वाला AMU दोनों ही AMU कट जाएगा, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास हैव नो यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास हैव नो यूनिट। क्लियर है, रिलेटिव एटॉमिक मास हैव नो यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास हैव नो यूनिट, यहां तक नोट करिएगा। यानी 1/12 अगर हम कर देते हैं कार्बन 12 वाले मास का, उसके कंपैरिजन में जो एटॉमिक वेट है किसी एलिमेंट का वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक वेट। नोट करिएगा यहां तक, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलेंगे, जिसको आप लोग प्यार से बोलेंगे राम, RAM, राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मेरे स्टूडेंट्स यहां तक जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, अब तक जो पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, बार बार हम कंक्लूजन आपको बताते जाएंगे, आप शॉर्ट नोट्स में समझिएगा। तो मेरे स्टूडेंट्स हमने देखा कि देखिए क्या हमने सीखा मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से मोल ऑफ गैस जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर होता है। ये हमने 3 मोल का फॉर्मूला अब तक समझ लिया। पहला फॉर्मूला जब मास गिवन होगा तब लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला जो होगा जब वॉल्यूम गिवन होगा तब लगाएंगे, और जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो तभी लगाएंगे जब एसटीपी लिखा रहे और गैसेस की बात किया जाए। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब हम समझते हैं कि 1 AMU क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है। देखिए मेरे स्टूडेंट 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 यूनिफाइड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 यूनिफाइड, यानी 1/Na ग्राम क्या हो जाएगा, 1/Na ग्राम। यानी 1/Na ग्राम का मतलब बोले तो सर 1/Na ग्राम का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मेरे स्टूडेंट्स जब भी आपसे कहीं पूछा जाएगा कि 1 AMU का वेट कितना है, तो 1 AMU का जो वेट निकल के आएगा दैट इज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU का जो वेट निकल के आ जाएगा दैट इज क्या आ जाएगा, 1 AMU का जो वेट निकल के आ जाएगा दैट इज 1 AMU is equals to 1 unified, that is 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम, 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है। दूसरा कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि कभी भी मास ऑफ 1 एटम निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, जब भी मास ऑफ 1 एटम कैलकुलेट करने बोल रहा है, यानी हम क्या करेंगे, मास नंबर लिखेंगे, मास नंबर इंटू क्या करेंगे, मास नंबर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर देंगे। जिस भी एलिमेंट का एटम का निकालने बोल रहा है उसका मास नंबर लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, यानी ये A लिखेंगे। क्लियर है। तीसरी बात जो निकल कर आ रहा है दैट इज हमने देखा राम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रैम का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम। किसी भी सिंगल एटम का जो मास निकाला वो सिंगल एटम, वो भी किस में होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन AMU, यानी एक सिंगल एटम का मास डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 1/12 ऑफ
मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, कार्बन 12 यानी यहां से जो निकल कर आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं 1 AMU। ठीक है मेरे स्टूडेंट। अब तीसरी बात हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा कि बताइए राम जो है वो क्या होगा, राम अगर हम का लेते हैं आपके एग्जांपल में नाइट्रोजन ले लेते हैं 714, तो मेरे स्टूडेंट्स 14 इसका मास नंबर है, तो एक सिंगल एटम का मास कितना हो गया, दैट इज लिखेंगे 14 AMU डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1/12 इंटू 12 AMU। तो AMU से AMU कट जाएगा तो आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 14, यानी राम जो होता है नाइट्रोजन का वो कितना आ जाएगा 14, यानी रैम हैज नो यूनिट। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए देखिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर मेरे से पूछा जाएगा कि चलिए मैंने माना एक सपोज करते एक ए एलिमेंट है, क्या किया, सपोज किया कि ए क्या है, एक एलिमेंट है, सपोज किया मैंने, तो बोल रहा है कि चलो बताइए एक ए एलिमेंट है, आपके सपोज में हमने समझा कि ए क्या है, एक ए एलिमेंट है, तो मेरे से पूछा जा रहा है, ठीक है, मेरे से पूछा जा रहा है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, हमने मान लिया कि ए क्या है, ए इज एन एलिमेंट, तो हमसे पूछा जा रहा है एक एलिमेंट है, तो पूछा जा रहा है हमसे कि मास ऑफ सिंगल एटम बताइए, मास ऑफ वन एटम ऑफ ए बताइए, ए बताने बोल रहा है, यहाँ पर तीन बार यही चीज बोल रहा है, मास ऑफ ए एटम, मास ऑफ ए एटम, मास ऑफ ए एटम, इन ग्राम में बोल रहा है, अगर ग्राम में बोल रहा है, दूसरी बात क्या बोल रहा है, इन AMU में बोल रहा है, और तीसरी बात बोल रहा है इन राम में बताइए, यानी रिलेटिव एटॉमिक वेट में बताइए। तो मेरे स्टूडेंट देखिए, अगर आपसे पूछा कि ए का मास, यानी एक एलिमेंट है, और हम मान लेते हैं कि ए का जो मास है, एक ए एलिमेंट है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ए इन ग्राम बताने बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका जो वेट है, अगर मान लीजिए हमने सपोज किया कि ए का जो मास होगा वो हमने मान लिया कि ए एलिमेंट है और ए का मास जो है वो मतलब मास नंबर x है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे x ग्राम, यहाँ क्या लिखेंगे x AMU, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x ही लिखेंगे। यानी मेरे स्टूडेंट सीधी सी फंडा क्या है, सीधा से जो फंडा है वो ये है कि जो उसका मास नंबर होगा, अगर हमसे पूछ रहा है कि एक एलिमेंट के ग्राम में बताइए तो मास नंबर में ग्राम कर देंगे, AMU बोलेगा तो AMU कर देंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो क्या कर देंगे, x कर देंगे। दैट्स अ सिंगल फंडा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं हो रहा हो। किसी भी एलिमेंट का अगर मास पूछ रहा है तो जो उसका मास नंबर है उसको अगर ग्राम में पूछ रहा है तो उसको ग्राम में ही लिख दीजिए, AMU में पूछ रहा है तो AMU में लिख दीजिए, सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट, और रैम में पूछ रहा तो कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, अब आगे समझते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, क्या समझेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट। तो मेरे स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज एटॉमिक वेट बताइए, तो मेरे स्टूडेंट एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने मैथ्स में एक सब्जेक्ट ए है, एक सब्जेक्ट बी, एक सब्जेक्ट सी है, हमने सब्जेक्ट में लाया 50, हमने सब्जेक्ट में लाया 60, हमने सब्जेक्ट में लाया 70, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज का मतलब होता है मीन, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने जितना सब्जेक्ट में लाया 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना था, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट ए बी सी यानी 3, तो यानी यहाँ से स्टूडेंट जो हमारा निकल कर आएगा दैट इज आ जाएगा 180/3, यानी एवरेज नंबर जो आ रहा है दैट इज 60, यानी एक सब्जेक्ट का जो एवरेज नंबर है दैट इज 60, यानी एवरेज नंबर क्या होता है, वो मिडिल और टॉप और क्या होता है, वो हमेशा बीच का नंबर होता है, यानी वो नियरेस्ट छोटा और बड़ा और बीच का जो नंबर होगा दैट इज कॉल्ड एवरेज, दैट इज कॉल्ड मीन। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं इन्हें हम समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझा हाइड्रोजन के आइसोटोप, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो होता है वो 3 आइसोटोप होता है, पहला होता है 1H1, दूसरा जो होता है और तीसरा जो होता है, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा जो होता है वो होता है 1H3। आइसोटोप है, दिस आर क्या है, ये आइसोटोप है। मेरे स्टूडेंट्स आइसोटोप के बारे में अगर हमने अभी तक नहीं बताया है तो ध्यान रखिएगा, आइसोटोप वो एलिमेंट होता है जिसका मास
नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या सेम होगा? दैट इज एटॉमिक नंबर। इसका भी वन, इसका भी वन और इसका भी वन। एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। यानी ये तीनों का मास नंबर क्या होगा? मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या सेम होगा? दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम। 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इस 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या बोलते हैं? 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो मेरे स्टूडेंट ध्यान से समझिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से। ठीक है। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं इन्हें हम समझेंगे। ठीक है। जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, तो जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का हमें पता है कि क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है। कौन कौन सा आइसोटोप होता है? पहला जो क्लोरीन का आइसोटोप होता है वो होता है 17Cl35 वाला, और दूसरा जो आइसोटोप होता है वो होता है 17Cl37 वाला। ये दो आइसोटोप है, 35 और 37। तो यानी मेरे स्टूडेंट एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, अब हम समझेंगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो मेरे स्टूडेंट्स इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ये सारी चीजों को अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिर से। तो यानी मेरे स्टूडेंट जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको हम लोग निकालते कैसे? उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है समेसन AI इंटू XI डिवाइडेड बाई समेसन XI। सर कुछ समझ नहीं आया। यानी समेसन लगा जा रहा है, यानी A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3, ऐसे कर करके सो ऑन डॉट 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 अपॉन में क्या लिखेंगे? X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड डॉट 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 डॉट। लेकिन मेरे स्टूडेंट ये A का मतलब क्या है और ये X का मतलब क्या है, इन्हें हम समझना पड़ेगा। ये X क्या है और ये A क्या है? क्या है ये X और क्या है ये A? तो A का मतलब क्या होता है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, या हम ऐसा नहीं, A का मतलब क्या है? A का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड A। ठीक है। और X का मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट? X का मतलब है या तो X मास परसेंट होगा। X का मतलब क्या है? या तो X मास परसेंट होगा या तुम्हारा क्या होगा? मोल परसेंट होगा। किसी भी टाइप का परसेंटेज होगा। कौन कौन सा टाइप का होगा बता देता। मास परसेंट होगा, मोल परसेंट होगा, मोल हो सकता है या नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, या क्या हो सकता है? नंबर यानी क्वांटिटी हो सकता है, या मास परसेंट हो सकता है, या मास रेशियो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मेरे स्टूडेंट। मास रेशियो हो सकता है, मोल रेशियो हो सकता है, किसी भी टाइप का कुछ क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे? उसको हम लोग सपोज करेंगे X। और A का मतलब क्या है? A का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट का मास। क्लियर है? डिफरेंट एलिमेंट का मास। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हमसे पूछता है कि देखिए हमसे पूछ रहा है ना कि एक सवाल हम करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। हम एक सवाल करते हैं, यहाँ पर पहले इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब देखिएगा, हमसे पूछ रहा है, एक सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है, देखिए सवाल कुछ ऐसा पूछ रहा है कि X जो है, X है तो आइसोटोप है, X का 2 आइसोटोप है। यानी X कोई एलिमेंट है, उसका कितना आइसोटोप है? 2 आइसोटोप है। पहला जो है वो है A का पावर 10 एंड दूसरा जो है वो क्या है? B का पावर 20। यानी A का पावर 10 यानी A का मास 10 और B का 20। तो बोल रहा है कि अगर हम पहला केस लेते हैं कि 1 मोल ऑफ A है, 1 मोल ऑफ A है और क्या है? प्लस 2 मोल ऑफ B है। तो बोल रहा है कि बताइए एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा पहला केस लिए। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 प्लस A3 इंटू X3 एंड डॉट 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 सो ऑन। अपॉन में क्या लिखेंगे? X1 प्लस X2 प्लस X3 ऐसे करके डॉट 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 डॉट। तो मेरे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A का मोल
1 है, यानी x1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे स्टूडेंट 1। जब क्वेश्चन पूरा b का मोल 2 है, यानी x2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे स्टूडेंट, x2 का वैल्यू आ गया 2। तो मेरे स्टूडेंट्स x1 और x2 क्या है, उस a का या b का क्वांटिटी कितना है। मोल के रिस्पेक्ट में बात करा तो मोल ले लिया। अच्छा, अब ये a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a1 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे दिया कि a1 का मास नंबर कितना है 10, और a2 का जो मास नंबर है यानी b का जो मास नंबर है वो b का मास कितना है, हमने x1 ले लिया, और हमने b का जो मास है वो कितना दे दिया है, b का जो मास है वो दे दिया है 20। यानी जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे मेरे स्टूडेंट, तो a1 का वैल्यू कितना है 10 इंटू क्या करेंगे x1 यानी 1 प्लस a2 का वैल्यू कितना, b2 का वैल्यू 20 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्या 22 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का सम आ जाएगा 3। फिर से देखिए हमने क्या लिखा, a1 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 10 और a2 का वैल्यू कितना आ गया 20 अपॉन में क्या, अब a1 को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 क्या है, मोल गिवन था तो मोल को ले लिया x1, यहाँ पर भी मोल को x1, यानी क्या हो गया 10 इंटू 1 और यहाँ क्या आ गया 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे दोनों के क्वांटिटी को ऐड 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। यानी यहाँ से आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 50/3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एवरेज एटॉमिक वेट हो गया। एवरेज कैसे निकाला, अगर मोल के सेल से बात कर रहा है तो मोल के मोल्स इंटू उसका मास, मोल्स इंटू उसका मास अपॉन डिवाइडेड बाय दोनों का मोल। सर अगर मान लीजिए किसी और टर्म से बात करें तो एक और एग्जांपल से समझेंगे इसको। अगर आप ट्राई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, अगर हम सपोज करना चाहे कि हम यहाँ पर कोई और केस ले लेते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 में हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ले ले, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ले ले, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, और क्या कर सकते हैं 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ले लेते हैं, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ले लेते हैं। अब निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि देखिए क्या फॉर्मूला था, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x3 अपॉन में क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 10 है, अरे a1 मतलब एलिमेंट 1 का मास, इनटू क्या करेंगे उसका x1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, अब उसकी क्वांटिटी कितना है 10 मॉलिक्यूल्स, यानी 10 इंटू 10 प्लस आगे बढ़ेंगे 20 इंटू क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, 20 इंटू करेंगे इसकी क्वांटिटी कितना है 20 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x1 प्लस x2 यानी कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज आ जाएगा 30, यानी कितना आ जाएगा 100 प्लस 400 बाय 30। यानी मेरे स्टूडेंट्स अभी भी क्या आंसर आ रहा है, अब आ रहा है 50/3। कितना आ रहा है मेरे स्टूडेंट 50/3। क्लियर है, कितना आ रहा है 50/3। कोई दिक्कत, चलिए ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। अगर मान लीजिए सर हमने क्या कर दिया, हमने सपोज कर लिया कि अगर हमने किसी चीज को बनाया है, अरे यार किसी चीज को बनाया है जिसमें देखो बनाने में जो बताना है कि ए और 2 आदमी है, ए और 2 आदमी है, तो ए का 25% खर्च हुआ है, 25% ए है और बोल रहा है 75% जो है वो बी है। तो बताइए एवरेज कितना होगा, यानी अगर 75% बी है और 25% ए है, तो बताइए अब बताइए एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। यानी हमने किसी चीज को क्वांटिटी को बनाया, उसका कुछ मास होगा जो कि 25% ए है और 75% बी है। ठीक है, तो बोलिए क्या होगा मेरे जनाब, तो क्या करेंगे 25% है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखेंगे मास 10 इंटू 25 प्लस 20 इंटू 75, अरे मेरे स्टूडेंट जो उसका मास दिया है इंटू उसका परसेंटेज जो भी इंफॉर्मेशन गिवन दिया है दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे 25 प्लस 75, यानी जो इंफॉर्मेशन गिवन था 25%, अगर परसेंट गिवन है तो परसेंट को ऐड करना नीचे, मोल गिवन है तो मोल को ऐड करना नीचे। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 250 प्लस क्या आ जाएगा 75 यानी 1500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1750/100, यानी जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 17.50। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स, 17.50। मेरे स्टूडेंट्स इसके आगे की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।